लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था, लास्ट लेक्चर में सेक्शन 1 की स्टडी की थी हम लोगों ने, की थी। क्या सीखा था सेक्शन 1 में? दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, ये तो देखा था। सेक्शन 2 हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन पार्ट, और इसमें जिस सेक्शन की स्टडी की थी दैट वाज द सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। पर्सन की डेफिनेशन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 हम लोगों ने देखा था, नहीं देखा था? नहीं देखा था, देखते हैं। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर डिफाइंड। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। सर आपने तो बताया था सेक्शन 2 में ही सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 3 जरा ढंग से देखिए। हमने ये भी बताया था कि जब भी हम इनकम टैक्स में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे, जब भी हम अपनी इनकम टैक्स की बात करेंगे, द ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च। ये तो बताया था कि जब भी ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च को। यानी फाइनेंशियल ईयर को हम लोग बेस लेकर के चलते हैं। किसको बेस लेकर के चलते हैं? फाइनेंशियल ईयर को बेस लेकर के चलते हैं। पक्की बात है। जब भी हम ईयर बेस लेंगे, कौन सा ईयर बेस लेंगे? फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया। सर प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? मैंने बताया था दो तरह के ईयर सब हम लोग को ध्यान में रखने हैं, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर होता है, जिस साल हम कमाते जा रहे हैं और उस पर जो टैक्स लगेगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर लगेगा। कब लगेगा? नेक्स्ट ईयर। पक्की बात है। जब हम कमाते हैं तो ईयर स्टार्ट होता है मान लो 1 अप्रैल 2013 और ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2014। इस साल मैंने कमाया, इसको मैंने नाम दिया प्रीवियस ईयर। और जब हम इसके टैक्स के असेसमेंट की बात करेंगे, उसको हम नाम देंगे असेसमेंट ईयर, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक। पक्की बात है। ये हमारा असेसमेंट ईयर होता है। यानी एक हमारा प्रीवियस ईयर और एक हमारा असेसमेंट ईयर। सर डेफिनेशन क्या दी गई है प्रीवियस ईयर की? आपने तो यहां लिखा है प्रीवियस ईयर डिफाइंड। प्रीवियस ईयर को क्या डिफाइन करेंगे आप? इस ईयर को क्या डिफाइन करेंगे? क्या हम नहीं बोल सकते कि ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है? पहली चीज ये क्या होता है? जो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले आता है। नहीं बोल सकते? बोल सकते ना? यही हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर which is immediately preceding of assessment year। जो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का हो उसको हम क्या नाम देंगे? प्रीवियस। अगर सेक्शन 4 की बात की जाए, किसकी? सेक्शन 4। सेक्शन 4 बताता है चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कभी भी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी एक्ट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता और न तुम लोग के बोलने से वो करेगा। इनकम टैक्स वही करेगा जो उस एक्ट में लिखा है। अगर वो एक्ट उसको परमिशन देता है तो इनकम टैक्स वही काम करेगा। अब क्लियर है? एक्ट ने सेक्शन 4 बनाया, या सेक्शन 4 बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो चार्ज करता है पूरे इनकम टैक्स को।
ये जो आपकी इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं ना इनकम टैक्स की, ये केवल सेक्शन 4 की देन है। किसकी देन है? क्योंकि सेक्शन 4 ने कहा कि किसी भी पर्सन की या एसएससी की इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मींस द वे ऑफ कैलकुलेशन इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, द वे इज मेंशन्ड ओवर हियर। क्या वे होगा वो बताया। इसने कहा कि हर एक बंदे की जो इनकम्स होती हैं वो आप एक जगह जोड़ लो। क्लियर है? सैलरी की इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की होती है, बोलो ना। एक और इनकम होती है कैपिटल गेन, एक और इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं। इसने ये नहीं बताया कि ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, इसने कहा सारे हेड्स ऑफ इनकम को एक साथ जोड़ लो। इसने क्या बोला? सारे हेड्स ऑफ इनकम को एक साथ जोड़ लो, प्लस क्लबिंग कर लो। क्या कर लो? क्लबिंग ऑफ इनकम। मैंने अपनी बिल्डिंग अपने वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी केवल टैक्स बचाने के पर्पस से। किस पर्पस से? टैक्स बचाने के पर्पस से। तो सरकार को तो मैं चूना लगा रहा हूं। मैंने केवल एक रिटर्न में दे दिया आज से ये प्रॉपर्टी मेरे वाइफ की है, जबकि थी किसकी? मेरी इनकम तो है ही है, मेरी प्रॉपर्टी पर भी इनकम आ रही थी, बहुत ज़्यादा इनकम हो जा रही थी, टैक्स ज़्यादा जा रहा था। मैंने सोचा क्यों नहीं इस अपनी इनकम को 2 पार्ट में तोड़ दे। मैं अपनी इनकम को क्यों नहीं इसको 2 पार्ट में तोड़ दूं। मैंने कुछ इनकम अपने पास रखी, प्रॉपर्टी की इनकम वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी। सरकार ने कहा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, किसमें? क्लबिंग ऑफ इनकम में। तो अब वो इस इनकम मेरी वाइफ की नहीं होगी, किसकी होगी? वो मेरे में ही जोड़ी जाएगी। इसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अच्छा, एक और होता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लियर? देखा जाएगा क्या है। इसको जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल इनकम। क्या आ जाती है? टोटल इनकम, या कह सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कुछ छूटें मिलती हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं अंडर सेक्शन 80। इसके बाद आ जाता है मेरा क्या? टैक्सेबल इनकम। क्या आ जाता है? और इसमें अगर हम टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? टैक्स। इसमें हमें ऐड करना पड़ता है इंटरेस्ट, और इसमें हमें ऐड करना पड़ता है पेनाल्टी। ये आ जाती है मेरी टोटल लाइबिलिटी। क्लियर है? अगर ये सेक्शन 4 ने बनाया है, जिसके कारण ये पूरी किताब आई, ये किसने बनाया? सेक्शन 4 ने। नोट करें इसको। इसको हम कहते हैं चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। क्या सीखने को मिला? ढंग से इधर देखें कि हम सारे हेड्स ऑफ इनकम को एक साथ जोड़ लें, क्लबिंग कर लें, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लें, ग्रॉस टोटल इनकम पता कर लें, डिडक्शंस दे दें, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दें या टैक्स रेट को अप्लाई कर दें, टैक्स आ जाएगा, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जोड़ दें, टोटल लायबिलिटी पता चल जाएगी। दैट्स इट। ये हमें पूरी किताब पढ़नी है। सुन लो इधर, ये पूरी बुक है हमारी सामने। सबसे पहले हम कौन सा हेड पढ़ेंगे, उसके बाद पीजीबीपी, उस कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्सेज। जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्लबिंग, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा डिडक्शंस, उसके बाद देखो टैक्स रेट्स, उसके बाद इंटरेस्ट, पेनाल्टी, प्रोसीडिंग्स वो अलग से देखेंगे। ठीक है, यह है सेक्शन 4 चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स।
हटा सकते हैं? अब हम जो बात करेंगे दैट इज योर सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम किसने बताया? सेक्शन 5 ने। इसकी भी अपनी जगह पूरी इंपॉर्टेंस है। अगर हमसे कोई कहता है कि मेरी सैलरी की इनकम है, कौन सी इनकम है, क्या वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? मेरी सैलरी की इनकम है, मैं रेजिडेंस हूं, नॉन रेजिडेंट्स हूं, क्या वो टैक्सेबल होगी? जरा बताओ। हमने पूछा कि सर अगर हमारे पास कोई सैलरी की इनकम है क्या वो टैक्सेबल होगी या नहीं? अगर मेरी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल होगी या नहीं? सर आप कैसी बातें करते हो, इनकम है तो टैक्सेबल होगी ना। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं रेजिडेंस हूं, मैं नॉन रेजिडेंस हूं, मैं रेजिडेंस हूं, मैं नॉन रेजिडेंस हूं। बात समझना, कौन सी इनकम कब टैक्सेबल होगी वो कैसे पता चलेगा? बात समझ में आई? मैं अमेरिकन सिटीजन हूं, मैं क्या हूं? मैं अमेरिका में कमाता हूं, टैक्स लगेगा इंडिया में? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? यही तो बताता है कौन? सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आप किस किस इनकम को, कहां की इनकम को इंडिया में टैक्स लगा सकते हो। अगर हमारे पास कोई अफ्रीकन आ जाए एकदम काला कलूटा और पूछता है, दिन में भी रात नजर आए, वो हमसे पूछता है मेरी सैलरी इनकम है अफ्रीका में, बताओ टैक्स लगेगा? ऐसे कैसे नहीं लगेगा? यही तो बात है। We have to calculate, we have to check the residential statusship of that African citizen, because the tax cannot be imposed on the basis of the citizenship of a person. It is to be imposed on the basis of the residential statusship of a person. बार बार मैं बता रहा हूं कि हम लोग टैक्स हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से चार्ज करते हैं ना कि सिटीजनशिप के हिसाब से। क्लियर है? तो हमें उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पता करनी पड़ेगी। तुम अफ्रीकन हो? कहेगा हाँ, चेहरे से नहीं दिखाई देता। मैंने कहा ठीक है, निग्रो भी वैसे ही दिखाई देते हैं। तो अफ्रीकन हो, दिख रहा है, तुम्हारी इनकम कौन सी है, ये है, कहाँ कमाया बताओ, तुम्हारी रेजिडेंशियल स्टेटस पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं। जानते हो रेजिडेंशियल स्टेटसशिप कहाँ डिफाइन की गई है? सेक्शन 6 में। कहाँ? सेक्शन 6 में। लिखना मत अभी। रेजिडेंशियल स्टेटस कहां डिफाइन किया गया है? तो सर पहले आप ये पढ़ा दो, बाद में ये पढ़ाना। एक काम करते हैं, हम लोग जो कुछ भी इस पे पढ़ेंगे ना 3 पार्ट में पढ़ेंगे। या तो बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। क्या होगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। या तो रेजिडेंट बट नॉट व्हाट?
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पक्की बात है ना, या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। क्या होगा? इन टोटालिटी 3 तरह से रेजिडेंशियल शिप स्टेटस बांटी जाती है, या तो ROR होगा, या तो RNOR होगा, या तो NR होगा। ये 3 चीजें दिमाग में सेट कर लो, या तो ROR होगा, या तो RNOR होगा, या तो NR होगा। क्लियर है? अब हम यही 3 चीजें बेस लेकर के पहले इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद वापस इसमें आएंगे। ठीक है ना? इसको मैं हटा रहा हूं। 3 तरह से रेजिडेंशियल शिप स्टेटस डिफाइन की जाती है किसी भी पर्सन की, या तो वो पर्सन ROR होता है, या तो RNOR होता है, या तो NR होता है। दैट्स इट। हटा सकते हैं इसको। ये सेक्शन 6 में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद पहले किसकी बात कर ले? सेक्शन 5। अगर कोई बंदा आता है, सर एक बात बताइए, मेरी सैलरी की इनकम है, इज इट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया? मैं तुरंत सैलरी चैप्टर ऐसे ऐसे पलटूंगा, देखूंगा प्लेस ऑफ एक्रूवल क्या है, फिर कहूंगा हाँ 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 तुम्हारी इनकम टैक्सेबल है इंडिया में। क्या जरूरत है? कहाँ जाओ? बताता है ना सेक्शन 5 क्यों सैलरी का चैप्टर तुमने पलटा। कोई बंदा आता है, मेरी बिजनेस इनकम है, मैंने यहाँ कमाया था, क्या टैक्सेबल है इंडिया में? तुरंत PGBP का चैप्टर खोलो, पलटो। क्या जरूरत है? कहाँ जाओ? सेक्शन 5 में चले जाओ। स्कोप का मतलब कहाँ तक की कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होती है, वो सारा बताता है। अगर कोई पूछता है कि मैंने जुआ खेला था अमेरिका में, मैं जीत गया, बताओ इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं, तुरंत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खोलो और उसको पढ़ो। वो पढ़ने की क्या जरूरत है? कहाँ जाओ? सेक्शन 5 में। तो लोग क्या करते हैं, उस चैप्टर में जाकर के टटोलने लगते हैं। तुम लोग सिंपली क्या करोगे? सीधे सेक्शन 5 को पिक करोगे। जरा देखते हैं क्या है। मैंने 3 तरह की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप बताई अभी भी। एक ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? अब हम देखते हैं कौन कौन सी इनकम इनमें टैक्सेबल होती है। कोई भी बंदा जो इनकम कमाता है, या तो इन इंडिया से कमाएगा, या तो आउटसाइड इंडिया से कमाएगा। यही तो हो सकता है, हाँ या ना? अगर इन इंडिया से कमाएगा तो 2 चीजें होंगी, इनकम एक्रू और अराइज, और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो कितनी बड़ी बात आ गई। मैं अगर यहां के एम्प्लॉयर के थ्रू काम कर रहा हूं, मेरा एम्प्लॉयर इंडिया में है, मैं इंडियन एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा हूं, चाहे इन इंडिया रह करके चाहे आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज में किसको दे रहा हूं? इंडिया को दे रहा हूं। और उस इंडिया को सर्विस देने के कारण मुझे क्या अराइज हो रही है? सैलरी। क्या एक्रू हो रही है? सैलरी। कौन सी चीज पैदा हो रही है वो सर्विसेज देने के कारण? सैलरी। क्लियर है? तो इनकम मेरी एक्रू हो रही है या इनकम मेरी अराइज हो रही है? कहां पे? इंडिया में। तो इसको कहा जाएगा इनकम एक्रू और अराइज, और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब डीम्ड टू एक्रू और अराइज क्या है सर? इसको हम लोग सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। हर चीज अभी जो भी आएगी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगी। डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 9, और हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे ना। क्लियर है? तो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया विल बी डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 9। तो बाद में लिख देते हैं। अच्छा, अगर मैंने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने ये बताया था किसी भी बंदे ने कोई भी इनकम इंडियन रिसोर्सेज को यूज करके कमाई हो, किसको यूज करके? इंडियन रिसोर्सेज, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। यही तो बताया था, यही तो बताया था। बेसिक क्या दिया था? बेस क्या दिया था? कोई भी इंडियन रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर आप कुछ भी कमाओगे, दैट विल बी वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। हियर अगेन वी आर जस्ट यूजिंग द इंडियन रिसोर्सेज, क्योंकि इनकम एक्रू कहां हो रही है? इंडिया। तो कोई भी हो, आप इंडियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों पे ये इनकम टैक्सेबल होगी, तीनों केस में। अफ्रीकन आता है, इंडिया में काम करता है, नौकरी करता है, क्या उसकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हम उसी की बात कर रहे हैं, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकेंड, इनकम रिसीव्ड और deemed to be received in India। इनकम रिसिव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। फिर से वर्ड देखो क्या आया, इन इंडिया। कौन सा वर्ड आया? इन इंडिया। तो इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव होगी या डीम टू बी रिसीव होगी वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। मैंने क्या कहा? इंडियन रिसोर्सेज का यूज करो, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करो। एक अफ्रीकन है जो यहां के लिए काम नहीं करता, अफ्रीका के लिए इंडिया में काम करता है। जैसे कोई इंडियन बाहर जाकर इंडिया के लिए काम करता है, उसी तरह कोई अफ्रीकन यहां आकर अफ्रीका के लिए काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसकी इनकम कहां एक्रू और अराइज हो रही है? अफ्रीका में। वो सर्विसेज दे रहा है, हाँ या ना? पक्की बात है। लेकिन उसको सैलरी मिल कहां रही है? इंडिया में मिल रही है। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो गया आपका एक्रूअल, यहां पर हो गया आपका रिसीट, यहां पर आपने इंडियन रिसोर्सेज को यूज कर लिया। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्लियर है? इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जब इन इंडिया का हम यूज करेंगे तो तीनों में टैक्सेबल होगा, सोचना ही नहीं है। तो दो केसेस अब तक हम लोगों ने देखे इन इंडिया के। पहला क्या देखा? इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकंड हम लोगों ने देखा इनकम received or deemed to be received in India. In all those cases, the 100% of the income earned by the person would be chargeable to tax in India. Now, what about outside India? इसकी बात करते हैं outside India की। Outside India, स्टार्ट करें? इधर देखें, छोड़ दें कॉपी। इनकम एक्रू और अराइज। अब तक कहां एक्रू और अराइज हो रही थी इनकम, अब कहां अराइज होगी? इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट if business is controlled or profession is set up in India। फिर से क्या आ गया? अरे आउटसाइड इंडिया करते करते फिर से आ गया इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज हो रही है, बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। हमने कोई बिजनेस सेटअप इंडिया में किया है, लेकिन इनकम कहां एक्रू हो रही है? आउटसाइड इंडिया। ठीक, तो उस केस में कहा गया केवल दो पर ही टैक्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। और जानते हो ये क्लॉज स्पेशली किसके बारे में बोल रहा है? किसके बारे में? न सैलरी के बारे में, न हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, न कैपिटल गेन के बारे में, न अदर सोर्सेस के बारे में। ये केवल उस बिजनेस के बारे में बात कर रहा है जो इनकम तो हमें आउटसाइड इंडिया देता है, लेकिन उसका प्रोफेशन या बिजनेस कहां सेटअप है? कंट्रोल इन इंडिया है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा, एनी अदर केस, इस केस को छोड़ दो
तो कोई भी केस, सैलरी है, अगर आउटसाइड इंडिया एक्रू और अराइज है तो यहां टैक्सेबल होगी, यहां नहीं होगी, यहां नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी है, आउटसाइड इंडिया है तो केवल यहां टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों में टैक्सेबल नहीं होगी। कैपिटल गेन है, रेसिडेंस का केस है तो केवल फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा, बाकी में नहीं। अदर सोर्स है तो केवल फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों में नहीं। पीजीबीपी का केस है तो दो पार्ट में बांट दो, एक पहला पार्ट यहां, दूसरा पार्ट यहां। पीजीबीपी के केस को दो पार्ट में बांटो, पीजीबीपी का मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर पीजीबीपी का केस है तो इसको दो पार्ट में बांटो। अगर उसका बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो यहां टैक्स लगेगा, यहां लगेगा। अगर इंडिया में सेटअप नहीं है तो केवल पहले केस में लगेगा, बाकी किसी सेट में नहीं लगेगा, केस में नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना, कैसे? इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। In India, outside India, income accrue or arise or deemed to accrue or arise in India will be chargeable to tax in all the three cases. Second, income receipt or deemed to be receipt in India will be chargeable to tax in all the three cases. Outside India, income accrue or arise outside India, but if business is controlled or profession is set up in India, will be chargeable to tax only in first two cases, and in any other case, only in the first case it will be chargeable to tax. That's it. और वो तीन केस क्या हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट। दैट्स इट। ये तीन केसेस हैं। नोट करना है? तुरंत नोट करें। चलो, बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो हम अपनी इनकम को तीन पार्ट में, तीन स्टेटस में बांट करके देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, या नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इन इंडिया की इनकम की बात करें तो इन इंडिया इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये तीनों केस में टैक्सेबल होगी, चाहे कोई भी केस हो, क्योंकि इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके इनकम कमाई गई है। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया तीनों केस में टैक्सेबल होगी, क्योंकि इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए इनकम कमाई गई है। आउटसाइड इंडिया की बात करें और अगर हम कोई बिजनेस इनकम कमाते हैं, ऐसे बिजनेस से जो एक्रू और अराइज, तो आउटसाइड इंडिया हो रही है,
लेकिन उसका बेस कहाँ पे है? इंडिया में है। तो फर्स्ट 2 केसेस में टैक्सेबल होगी, तीसरे में नहीं होगी। और लास्ट बताया गया एनी अदर केस, केवल पहले केस में टैक्सेबल होगा, बाकी किसी केस में टैक्सेबल नहीं होगा। समराइज्ड वे में अगर दिमाग में सेट रखना है तो बेटा, अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो सोचना मना है। आंख बंद करके पूरे दुनिया की जितनी इनकम आप कमाते हो, पूरे वर्ल्ड टूर करते करते जो कमाते हो, सब पर टैक्स दो। देखो तो सीधा सा हिसाब है। अगर हम रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो 100% ऑफ द इनकम अर्न्ड वर्ल्ड वाइड वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक। और अगर हम नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, किसी अफ्रीकन की बात कर रहे हैं, तो उसकी वही इनकम टैक्सेबल होगी जो केवल कहां से बिलोंग करे? इन इंडिया, इंडियन रिसोर्सेज से। अदरवाइज अफ्रीकन अफ्रीका में कुछ कमाएगा तो उस पर हम क्यों टैक्स लगाएंगे भाई? अब बात समझ में आई? क्लियर है? नहीं, अब समझ में आई? ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये ना तो इसके हिस्से में आता है ना तो इसके झोली में गिरता है। तो इन इंडिया की तो सारी इनकम पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। आउटसाइड इंडिया की केवल उसी इनकम पर टैक्स लगेगा जो इंडिया से बिलोंग करे। ठीक है? बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, दैट्स इट। ये चीज आपको दिमाग में रखनी। हटा सकते हैं अब इसको। क्लियर? हम लोगों ने सेक्शन 1 देखा था। क्या देखा सेक्शन 1 में? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हाँ या ना? सेक्शन 2 हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन। सेक्शन 231 में जो डेफिनेशन देखी थी, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन बताया गया इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीवाई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दैट्स इट। सेक्शन 3 बताया गया था प्रीवियस ईयर डिफाइंड। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 बताया गया चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। पांचों हेड्स ऑफ इनकम जोड़ लो, उसमें क्लबिंग कर लो, माइनस कर लो डिडक्शंस, टोटल इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। डिडक्शंस के बाद टैक्स कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जोड़ दो, दैट्स इट। क्लियर? सेक्शन 5 बताया स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। 3 तरह के केसेस हो सकते हैं, आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर। इन इंडिया इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया विल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑल द 3 केसेस। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया विल बी चार्जेबल टू टैक्स ओनली ऑल द 3 केसेस। आउटसाइड इंडिया की अगर बात करें तो पहला आता है इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल ऑफ प्रोफेशन इज सेटअप। अच्छा, इन इंडिया केवल पहले 2 केसेस में टैक्सेबल होगा, एनी अदर केसेस में केवल फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 6 की बात करते हैं, दैट इज योर रेजिडेंशियल शिप स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? ये रेजिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि किसी भी बंदे की इनकम का कैलकुलेशन हम उसकी रेजिडेंशियल शिप स्टेटस के हिसाब से करते हैं, न कि उसकी सिटीजनशिप बेसिस पर। बताया था। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम कहेंगे ये आरओआर है, ये आरएनओआर है और ये एनआर है? क्या इंडियन सिटीजन आरओआर होगा? क्या इंडियन सिटीजन आरएनओआर भी होगा? अरे, क्या इंडियन सिटीजन एनआर होगा? इंडियन सिटीजन एनआर हो सकता है क्या? हो सकता है। दिक्कत क्या है? सिटीजनशिप से तो हमें लेना देना ही नहीं। एक 2 भाई हैं, एक हो सकता है आरओआर हो और एक हो सकता है एनआर हो। बिल्कुल हो सकता है। दिक्कत क्या है? अब बात समझ में आई? हाँ है ना? नहीं समझ में आई? वही तो डिफाइन कर रहे हैं, कब हम किसको आरओआर माने, कब हम किसको आरएनओआर माने और कब हम किसको एनआर माने, वही तो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। कितने तरह के पर्सन होते हैं? 7। उसमें सबसे पहले कौन आता है? इंडिविजुअल। तो पहले हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। इसका मतलब सर
हमको 7 बार पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक। पहले हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, फिर फर्म HUF की बात करेंगे, फिर फर्म की बात करेंगे, फिर AOPBY की बात करेंगे, फिर कंपनी की बात करेंगे, फिर लोकल अथॉरिटी की बात करेंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात। बिल्कुल सही है। ये सेक्शन हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल के केस को देखा जाए तो या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है। या तो इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। फिर से बात करेंगे, अगर हां ये पक्का हो गया कि ये रेसिडेंट है तो फिर से इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। या तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अब क्लियर है? यानी सबसे पहले हम किसी भी रेसिडेंट को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, इंडिविजुअल को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अगर हाँ ये तय हो गया कि ये रेसिडेंट है तो फिर से इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। पहला पार्ट रहेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, दूसरा रहेगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। इसको हम नाम देते हैं ROR और इसको हम नाम देते हैं RNOR, और इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं R और इसको हम लिखते हैं NR। सर कैसे पता चलेगा कि ये रेसिडेंट है? देयर आर 2 कंडीशंस। कितनी कंडीशंस हैं? और अगर इन 2 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर लेता है ना तो क्या माना जाएगा? हाँ, अगर एक बार रेसिडेंट हो गया फिर से इधर आएंगे। इसके लिए भी 2 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? लेकिन इन दोनों कंडीशंस को पूरी करेगा तो वो ROR माना जाएगा, नहीं तो वो क्या माना जाएगा? RNOR। क्लियर है? पक्की बात है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो भाई, समझ में आई ये बात? लिखे नहीं अभी? कितनी जगह छोड़नी है कैसे मालूम पड़ेगा? अगर कोई बंदा इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में कितने दिन 182 डेज इंडिया में रिसाइड किया हो कम से कम, अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो तो वो रेसिडेंट हो जाता है, कहीं का भी हो। अफ्रीकन है, पिछले साल आया, ऑस्ट्रेलियन है, प्रीवियस ईयर जब कमाने की बारी आई तो उस साल वो कम से कम 182 दिन इंडिया में था। कितने दिन? तो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट मान लिया जाएगा। क्लियर है? आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम किस ईयर की बात कर रहे हैं मालूम है ना? हम प्रीवियस ईयर 2013-14 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोई एंट्री नहीं, अब नहीं, अब एंट्री नहीं। हाँ बताएं, बोलें, हम किस ईयर की बात कर रहे हैं? 13-14। क्लियर है? अगर हम 13-14 में कम से कम 182 दिन इंडिया में थे क्या होगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अब चाहे आप इंडियन हो चाहे आउटसाइड इंडिया से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर?
आगे ना बढ़े, एक एक स्टेप हमको बढ़ाने दें। हमने ये कंडीशन पूरी नहीं की, मेरे पास अभी भी चांस है सेकंड कंडीशन में जाने का। किस कंडीशन में जाने का? अगर हम यहां 182 दिन न रह करके कितने दिन रहे? 60 दिन रहे, और इसके इमीडिएट प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से ईयर होंगे? वो 12 13, हाँ 11 12, 10 11 और 2009 10। हम इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसको हम कहते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ये प्रीवियस ईयर, ये उसके पहले के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अगर हम इस साल 60 दिन रहे और इन 4 ईयर्स को मिला करके मैं कम से कम 365 दिन इंडिया में हूं, कितने दिन? कम से कम 365, तो भी मुझे क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन, चलो पहली फुलफिल नहीं किए, मैं कम से कम प्रीवियस ईयर में 60 दिन था, प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में मैं 365 दिन इंडिया में था कम से कम। यानी इस कंडीशन में भी 2 कंडीशंस हैं। प्रीवियस ईयर में मैं 60 दिन और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में था। अगर इन 2 में से मैं कोई एक कंडीशन पूरी कर लूं तो मैं क्या माना जाऊंगा? रेसिडेंट माना जाऊंगा। 60 दिन मस्ट है। 60 दिन मस्त नहीं है, मस्ट है, ठीक है? तो 60 दिन प्लस उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन। ये समझ में आई बात? एक बार अगर मैं डिफाइन हो गया कि यस आई एम रेसिडेंट नाउ अगेन आई हैव टू डिटरमाइन माई सेल्फ दैट वेदर आई फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर से सोचना पड़ेगा। ये तो पक्का हो गया कि मैं ये हूं इन दोनों में से। अगर दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई न कर पाऊं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ये हूं या नहीं हूं। अरे जब आप यही नहीं हो तो ये कैसे हो सकते हो? ठीक है ना? तो आप सीधे कहां पहुंच जाओगे? अगर दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप अपने आप को मान लो नॉन रेसिडेंट। अगर 2 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर डिटरमाइन करना हो तो अब तक तो हम लोगों ने ये 4 साल बेस लिए थे। थोड़ा और पीछे जाओ, कितने? थोड़ा और पीछे जाते हैं, 3 साल और जोड़ लो। 2008-9, 2007-8 और 2006-7, हाँ या ना? तो 4 साल तो इधर देखे ही थे हम लोगों ने। अब हम 7 सालों की बात करेंगे। कितने सालों की? कि इन 7 सालों में अगर मैं कम से कम 730 दिन इंडिया में हूं या नहीं हूं? हाँ, तो आप ये हैं 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 730 दिन इंडिया में होने चाहिए आप। अभी केवल पहली कंडीशन पूरी हुई है। देखो तो हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर। अब ये डिसाइड करना हो तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा और ऊपर। बात समझ में आई? तो पहले 1 साल, फिर 4 साल, फिर 7 साल। अब हम बात करेंगे 10 साल की। 3 साल और जोड़ेंगे। नहीं, जरा 3 साल और जोड़ें। दो 2005-6, 2004-5 और 2003-4। इन 10 सालों में यहां से लेकर यहां तक, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, हम प्रीवियस ईयर को बिल्कुल किनारे कर चुके हैं। प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में मैं कम से कम 2 साल क्या था?
अगर पिछले के पिछले 10 सालों में मैं 2 साल रेसिडेंट था तो मैं ये हूं, यानी 2 साल तक मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। बोलो। तो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 2 ईयर्स में क्या हूं? रेसिडेंट हूं, ये वाला। यानी कि 2 साल तक मैंने इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल की। अब कहोगे सर कोई भी आदमी जो 730 दिन इंडिया में रहेगा वो तो ऑटोमेटिक 2 साल की कंडीशन फुलफिल कर लिया। तो दिमाग में ये बात और ये भ्रम हटा देना। कई किताबों ने ये चीज़ लिख भी रखी है कि अगर कोई बंदा ये कंडीशन पूरी करे तो ये ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। व्हाट इज़ द नीड टू पुट द सेकंड कंडीशन? नहीं भैया, याद रखना ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। ये सोच लो सर 730 दिन में तो 2 साल अपने आप आ जाते हैं। नहीं, गलत सोचते हो। ये 730 दिन है और ये 2 साल रेजिडेंट है। 2 साल रेसिडेंट होने के लिए केवल 182 दिन, 182 दिन 2 साल अगर मैं रह लूँ तो मेरा ये कंडीशन पूरा हो गया। 365 दिन में ही मेरा पूरा हो गया। बात समझना। तो फिर वही बात है सर 730 दिन में तो 365 दिन नहीं आ जाएगा। अरे देखा जाएगा, डिसाइड करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, कैसे होगा वो बात की बात है। फिलहाल ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ बोलो। ऐसा किसने कहा 2 साल रेगुलर रहना पड़ेगा? मैंने कब बोला 2 साल रेगुलर रहना पड़ेगा? मैंने कहा 7 साल में 730 दिन रहो, 7 सालों में 730 दिन रहो। 2 साल में क्या? मैंने तो नहीं बोला। 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट रहे। फिर वही बात, आने दो। रेगुलर रहना है या एक एक दिन जोड़ जाड़ करके रहना है कि नहीं? जोड़ जाड़ छोड़ छाड़ है, गाना था ना कुछ। चले, तुम लोग हमेशा गानों पर ही चौंक जाते हो। इधर देखो, चले हटाएं इसको। नहीं, अभी हम फिर से बता रहे हैं ना। हाँ, फिर से लिखेंगे। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 2013-14 जिस पे हम लोग हैं। इसका असेसमेंट ईयर है 14-15। नाउ एट द टाइम ऑफ पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स वी हैव टू डिटरमाइन आवरसेल्फ दैट वेदर वी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट, इफ वी डिफाइन इट easily, we have to bifurcate again it into the 2 parts. If we are resident one, that whether we fall under the category of resident and ordinary resident or not ordinary resident. क्लियर है? इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? कि अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर में, किस ईयर में? प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहता है इंडिया में, तब वो क्या माना जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ये गलती हो गई, आप नहीं निभा पाए इसको, तो आपके साथ एक और कंडीशन है कि आप 60 दिन यहां थे क्या? अगर हां, तो इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ लो। कौन सी? 2012-13, हाँ या ना? 2000 पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में कितने साल, कितने दिन? 365 दिन इंडिया में आप हो या नहीं, ये है। चलो फिर आओ, एक बार अगर डिसाइड हो गया 60 दिन प्लस 365 दिन, अगर ये डिसाइड हो गया तो आप यहां पर हो अभी भी रेसिडेंट में। यहां तो आप 182 दिन रहो, या तो 60 दिन और 365 दिन रहो। बोलो, तो आप क्या हो? रेसिडेंट हो। एक बार अगर हाँ हो गया तो फिर हम और आगे चलेंगे। कितने साल पीछे और जाएंगे? 3 साल और जोड़ देंगे तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे। 2008-9, 2007-8 एंड 2006-7। अब हम इतने दिनों की बात करेंगे। 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो।
चलो, ये तो हो गई पहली कंडीशन। एक और कंडीशन जोड़ते हैं, इसके साथ एक और कंडीशन जुड़नी चाहिए। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स 2005, 6, 2004, 5 एंड 2003, 4, इन 10 सालों में, हाँ, 2 साल किस स्टेटस में हो, दैट्स इट। अब नोट करें आप लोग, समझ में आया? अगर दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, एंड मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, एंड का मतलब होता है और, ये कंडीशन और ये कंडीशन, और का मतलब होता है ये कंडीशन या ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक, यहां दोनों में से दोनों। अगर दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो ठीक, नहीं पूरी होंगी तो क्या मान लिया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब क्लियर हुआ? पक्का? कितना सिंपल था, नोट कर सकते हैं। हटा सकते हैं? पक्का? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? अब इंडिविजुअल के बाद हम किसकी बात करेंगे, बोलो? एचयूएफ की। बहुत ही आसान है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करना इस मैटर पे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं जिनको हम को पार्टनर्स कहते हैं, सहभागी कहते हैं, को पार्टनर्स कहते हैं, और इनका एक कर्ता होता है, मुखिया होता है जिसको हम नाम देते हैं कर्ता। हाँ या ना? अब सारा का सारा दारोमदार उस कर्ता पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कर्ता पर डिपेंड करता है। अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है? केवल एक कंडीशन है। रेसिडेंट होने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक ही कंडीशन है, वो इंडिविजुअल वाली कंडीशन नहीं है कि 182 दिन रहना है। यहां पर पूरी फैमिली की बात हो रही है, बच्चे बच्चे सारे मिला करके। हाँ या ना? दादा दादी, बेटा बेटी, उनके बेटे बेटी, पत्नियां, वो सब शामिल हैं उसमें। अब क्या होगा, 182 दिन रहना होगा मान लो इंडिया में, चलो 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 सबको लेकर एयर फ्लाइट में दौड़ो, सब एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? जब पता चले ना इंडिया में रेसिडेंट नहीं रहना है, यहाँ रेसिडेंट रहना है, चलो 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 इंडिया छोड़ो,
है कि नहीं? तो ऐसा तो होगा नहीं सबको ले करके दौड़ो इधर उधर, वो कर्ता ही रिप्रेजेंटेटिव होगा। कौन होगा रिप्रेजेंटेटिव? कर्ता। मुखिया ही जहां रहेगा। फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कर्ता की। यहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रेसिडेंट उस केस में माना जाएगा जब सारे के सारे डिसीजन या कुछ डिसीजन इंडिया से लिए जाते हैं। तो क्या मान लिया जाएगा? ज्यादा पचड़े में ना पड़ो, केवल इतना समझ लो कि अगर सारे के सारे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 100% ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज फ्रॉम इंडिया, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। If 100% of the control and management is done from outside India, non-resident। एक लाइन की बात, if 100% or part of the affairs of HUF are managed, सुन लें पहले, और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर सारे के सारे या उसके कुछ हिस्से, थोड़ा भी हिस्सा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का इंडिया से होता है तो क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट। इसका मतलब नॉन रेसिडेंट कब माना जाएगा? इफ 100% ऑफ अफेयर्स are controlled or managed from where? Outside India। तो क्या मान लिया जाएगा? ये एक बार अगर ये रेसिडेंट डिसाइड हो गया तो फिर से हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ये क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए ज्यादा लफड़ा नहीं पालना, इंडिविजुअल वाला केवल कॉपी एंड पेस्ट मारना, कट पेस्ट मत मारना, वहां से कॉपी करना और यहां पेस्ट कर देना, नीचे का हिस्सा वही रहेगा जो वहां पर था इंडिविजुअल का। तो सर यहां तो 730 दिन रहने वाली बात हो रही है, तो क्या पूरी फैमिली को लेकर रहेंगे? ना, हम यहां केवल कर्ता की बात कर रहे हैं। केवल एक अकेला कर्ता अगर 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन इंडिया में रहता है, या और कम से कम 2 साल पिछले 10 सालों में वो रेसिडेंट था खुद की स्टेटस में, जो इंडिविजुअल के ऊपर रूल लगते हैं, अगर वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो पूरी एचयूएफ क्या मानी जाएगी? आरओआर। पूरी की पूरी एचयूएफ को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, यहां पर रिप्रेजेंटेशन किस बेसिस पर था? डिसीजन के बेसिस पर था। If 100% of part of the affairs are managed or controlled from India, then it will be treated as resident. And again we have to bifurcate it into 2 parts. If it is a resident, that it is a resident and ordinary resident or not ordinary resident. चलो अब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए कर्ता को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, फैमिली को नहीं, किसको? कर्ता को, कि कर्ता पिछले के पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में था और पिछले के पिछले 10 सालों में 2 साल वो रेसिडेंट की स्टेटस में था। अगर ये दोनों शर्तें पूरी करता है तो पूरी फैमिली आरओआर मानी जाएगी, अदरवाइज पूरी की पूरी फैमिली आरएनओआर मानी जाएगी। क्लियर हुआ? पक्का है? 100%? कहीं कोई डाउट नहीं तो नोट करो। ये भी खत्म, एचयूएफ खत्म। जल्दी से नोट करें तो
हो गया बाबू, हटाए। बोलें भाई। ये लिख लिया है ना नीचे वाला। चले, अब तक हम लोगों ने इंडिविजुअल देखा, बहुत आसान। HUF देखा, और भी आसान। 2 हो गए 7 में से, क्यों न 4 और ख़त्म कर लिए जाएं 2 मिनट में। कौन से 4 बचे? फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यानी किसको छोड़ करके? कंपनी छोड़ करके बाकी सारी चीजें मैंने एक जगह रख दी। इनका अगर रेजिडेंशियल स्टेटस देखें तो या तो ये रेसिडेंट होंगे, या तो प्रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट होंगे, या तो ये नॉन रेसिडेंट होंगे। दैट्स इट। ये लोग कभी भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के चक्कर में नहीं पड़ते। सुन लो, आधा टॉपिक तो यही खत्म। इंडिविजुअल HUF के केस में सोचना पड़ता था रेसिडेंट हो गया क्या, फिर देखो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर वो टेंशन नहीं है। यहाँ तो ये लोग रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, बात खत्म, दैट्स इट। अगर रेसिडेंट है तो फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में कभी भी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस अगर रेजिडेंट का देखें तो इफ 100% और पार्ट ऑफ द अफेयर्स, याद आया कुछ, आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अच्छा, इन इंडिया, तुम लोगों को तो पहले ही मालूम है। खत्म हो गया। इसका मतलब वहां क्या लिख दूं? क्या 100% ऑफ अफेयर्स आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। नोट कर लें इसको। 4 और खत्म हो गए। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलिए, कितना सिंपल था नहीं? देखो तो 6 हम लोगों ने खत्म कर लिए। सेक्शन 6 के 6 रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म कर लिए। बचा कौन? कंपनी। 5 मिनट उसको भी दे दें। लोग इसको पूरा 3 घंटा पढ़ते हैं, करते रहते, नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि वो कहानी की तरह पढ़ते हैं। हम लोगों ने तीर भाले के हिसाब से पढ़ा, तुरंत समझ में आ गया। हटाएं इसको। क्यों भाई, कितनी बार नोट कर रहे हो? अब हम किसकी बात करेंगे? इधर देखें, कंपनी। चले, इधर देख ले। कंपनी 2 तरीकों से रेसिडेंट हो सकती है, या तो ये तरीका या तो ये तरीका। बात खत्म। कंपनी भी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। कंपनी भी कभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होती। वो केवल इंडिविजुअल HUF के केस में था। ठीक है। कंपनी को रेसिडेंस होने के लिए, इधर देखें, कंपनी को रेसिडेंट होने के लिए जरूरी है, एक बात बताओ ना,
इंडिया में कंपनीज एक्ट करके नाम कोई चीज है, तुम लोगों ने सुना होगा, कंपनीज एक्ट 1956, है ना। अब तो ये बिल चेंज हो गया है, 2013 आ गया है, फिलहाल उसको किनारे करते हैं। जो कंपनीज एक्ट है वो कहता है अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, इंडिया में होगा। मजबूरी हो जाएगी, अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होगा, और अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखनी पड़ती है, इंडिया में रखनी पड़ती है। बुक्स ऑफ अकाउंट इंडिया में, तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग भी कहाँ बुलानी पड़ेगी, इंडिया। इसका मतलब सारे के सारे डिसीजन तो उसके इंडिया में ही हो रहे हैं, भले वो कहीं भी काम करे, चाहे वो चाइना जाकर के काम करे, ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करे, पाकिस्तान जाकर काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझना, अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, या ये कह सकते हो अगर कोई कंपनी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या है, इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर कोई कंपनी इंडियन रजिस्टर्ड या इंडियन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो रेसिडेंट है ना, उसके आगे तो कोई बात ही मत करो कि उसके डिसीजन इंडिया में होते हैं या नहीं होते, वो तो ऑटोमेटिकली डिसीजन इंडिया में हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट यहीं रखे जाएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही, हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो पहली कंडीशन, कोई भी कंपनी रेसिडेंट होगी इफ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं। पहली कंडीशन। दूसरा, सुन 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 सुन, अगर कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है तो क्या वो रेसिडेंट होगी। अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, तो क्या रेसिडेंट होगी, होगी। एक कंडीशन, जब उसके सारे के सारे, क्या, ऐसे नहीं, सारे के सारे डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं, इंडिया में। बात खत्म। देखो तुम लोगों को तो मालूम है, तो रेसिडेंट हो गई ना। अगर उसके 100% अफेयर्स, पार्ट ऑफ द अफेयर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इफ 100% ऑफ द अफेयर्स आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, even though the company is registered outside India, then also it would be treated as resident. If 100% of affairs of the company are managed or controlled from where, from India. अगर 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया हो तो भी वो कंपनी रेसिडेंट होगी, भले ही वो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो, इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड ना हो तो भी। इसका मतलब ये नॉन रेसिडेंट कौन होगा, इफ 100% और पार्ट ऑफ द अफेयर्स, हाँ या ना, आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम वेयर, आउटसाइड इंडिया। अरे अगर इंडियन रजिस्टर्ड है तब तो उधर जाएगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर 100% उसके इंडिया से मैनेज होते हैं तो रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट है। दैट्स इट। सुन लें, कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, इस पे मैंने कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 6 कंप्लीट होगा, सेक्शन 7 कंप्लीट होगा। क्लियर है, बोले। थैंक यू बच्चों, इसको नोट कर लें आप लोग।
है।